तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। हीवन डिस्ट्रॉयर के एपिसोड 113 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा ब्लड हैंड जो होता है वो अपने फर्स्ट यंग मास्टर से कहता है कि फर्स्ट ब्रदर मुझे वो टेक्निक चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस टेक्निक को जरूर मास्टर करूंगा। जबकि फर्स्ट मास्टर से बताता भी है कि यहाँ पर ये टेक्निक जो है उसकी वजह से तुम्हारी बॉडी शैटर हो सकती है, तुम यहाँ पर पूरी तरह से टूट जाओगे, लेकिन वो नहीं मानता। तो फर्स्ट यंग मास्टर से कहता है कि ऐसी बात है तो फिर मेरे पीछे आ जाओ, और उसी के साथ उसे अपने साथ लेकर बेसमेंट में चला जाता है, जहाँ पर बेसमेंट में एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी होती है और वहां पर पूरी तरह से एक अरीना बना होता है जहां पर वो ट्रेनिंग करता है। तो ब्लड हैंड कहता है कि लगता है कि फर्स्ट ब्रदर यहीं पर इस जगह के ऊपर आकर ट्रेनिंग करता है, इसी वजह से वो इतना स्ट्रॉन्गर है, उसने यहाँ पर अंडरग्राउंड में इतना बड़ा चैम्बर बना रखा है। जबकि हमारा फर्स्ट ब्रदर उसे कहता है कि लगता है कि तुम्हें यहाँ पर याद नहीं आ रहा, या फिर तुम यहाँ पर याद नहीं करना चाहते कि हम लोग पहले भी इस जगह के ऊपर आ चुके हैं। तो वो कहता है कि यहाँ पर मुझे दोबारा से इस बारे में याद मत दिलाओ, ये मत कहना कि तुम मुझे सिर्फ और सिर्फ पुरानी यादें याद दिलवाने के लिए इस जगह के ऊपर लेकर आए हो। तो फर्स्ट यंग मास्टर से कहता है कि नहीं नहीं, तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा इंपेशेंट हो, जरा सब्र रखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं तुम्हें किस लिए लेकर आया हूं। और साथ ही वो एक टाइल को दबाता है तो वहां पर सामने से एक दरवाजा ओपन होता है और उस दरवाजे के अंदर चेन्स के अंदर बंधी हुई शैडो टेक्निक पड़ी होती है। तो उसे कहता है कि ये ब्लड शैडो लाइटनिंग टेक्निक है, जो टेक्निक तुम्हें चाहिए। फिर साथ ही उसे कहता है कि हालांकि यहाँ पर इस दुनिया में बहुत सारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है, इस टेक्निक के बारे में कहा जाता है कि ये बेस्ट में सभी बेस्ट है, यानी कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। लेकिन उसके बाद जब मैंने इस टेक्निक को मास्टर करना स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने खुद भी इस टेक्निक को मास्टर किया, मुझे समझ आया कि ये टेक्निक सिर्फ और सिर्फ एक हाफ कंप्लीट टेक्निक है, ये कंप्लीट नहीं है। तो ब्लड हैंड उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है कि ये हाफ कंप्लीट टेक्निक है। तो फर्स्ट यंग मास्टर उस बुक को उतारता है और उसे कहता है कि इस टेक्निक के तकरीबन जो है वो 7 से ऊपर लेवल हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई 7वें से आगे वाले लेवल को मास्टर कर सकता है, क्योंकि मैंने खुद इस टेक्निक को मास्टर किया, लेकिन मैं भी 7वें लेवल के ऊपर जाकर अटक गया। क्योंकि 7वें लेवल से ब्रेक थ्रू करके जब आप 8वें लेवल में पहुंचने लगते हो, वहां पर आपका सामना हार्ट डीमन के साथ होता है, और वो हार्ट डीमन को हराना पॉसिबल नहीं है। वो हार्ट डीमन एक बहुत ही पावरफुल है, यानी कि वो बहुत ही पावरफुल है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर उसको लेवल को पार नहीं कर पाया। हार्ट डीमन इतना पावरफुल है कि तुम्हारी बॉडी शैटर होना शुरू हो जाती है, तुम्हारी बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इसी वजह से मैंने तुमसे यही कहा कि तुम यहाँ पर इस टेक्निक को आगे मास्टर नहीं कर पाओगे। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचाओगे। एक ऐसी टेक्निक को मास्टर करने का फायदा ही क्या है जिसको तुम यहाँ पर कंप्लीटली हैंडल भी नहीं कर सकते, और इसको मास्टर करने के बाद तुम एक डीमन बन जाओगे। इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें वार्निंग दे रहा था कि तुम इस टेक्निक को मास्टर नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा ब्लड हैंड जो होता है वो एक्साइटेड होकर उसे कहता है कि मुझे दो, ये टेक्निक मेरे लिए ही बनी है। तो हमारा फर्स्ट ब्रदर उसे कहता है क्या तुम वाकई में यहाँ पर इसको मास्टर करना चाहते हो, हालांकि मैंने तुम्हें यहाँ पर वार्निंग भी दी है, क्या तुम समझ भी पा रहे हो कि मैं यहाँ पर तुमसे क्या कह रहा हूँ। तो ब्लड हैंड उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल समझ पा रहा हूँ, तुम्हें यहाँ पर मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि ये क्या चीज है। तो फर्स्ट ब्रदर कहता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन जो भी हो मैं यहाँ पर फिर भी तुम्हें एक वार्निंग देना चाहता हूँ कि 7वें लेवल तक इसको मास्टर करना, और 7वें लेवल से आगे जाने की कोशिश मत करना। और इसी के साथ ही वो उसके हाथ से बुक छीनने की कोशिश कर रहा था। तो फर्स्ट ब्रदर उसे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें बुक दे रहा हूँ, और साथ ही उसे बुक देकर चला जाता है और कहता है कि अपना ख्याल रखना, और वो वहां से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद ब्लड हैंड जो होता है उस बुक की तरफ देखता है और कहता है आइस ब्लॉसम, बस तुम्हें बस थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। और साथ ही वहां पर वो रेड हेयर से भी कहता है कि मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है बाहर का दिखाते हैं। फर्स्ट ब्रदर बाहर आता है तो वहां पर एक सोल्जर उसके सामने आता है। तो शैडो सोल्जर उससे कहता है कि सर ग्रैंड मास्टर क्या आपने मुझे बुलाया। तो उसे कहता है कि हाँ मैंने यहाँ पर तुम्हें बुलाया है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हम दोनों के गायब होने के बारे में किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, स्पेशली हमारे एम्परर्स को इस बारे में नहीं पता चलना चाहिए। 5 एम्परर्स में से किसी एक को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग थोड़ी देर के लिए अपने मेन हाल से गायब थे। तो शैडो सोल्जर उसे कहता है क्यों नहीं सर, किसी को पता नहीं चलेगा। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि आज की रात कुछ ज्यादा लंबी होने वाली है। फिर साथ ही ग्रैंड मास्टर जो होता है वहां पर अपने रिसेप्शन रूम में आ जाता है, जहां पर आकर वो एक स्वर्ड एम्परर से मिलता है। तो यहाँ पर इनके जो 5 एम्परर्स होते हैं उनमें से एक एम्परर जिसे स्वर्ड एम्परर कहते हैं वो उससे मिलने के लिए आता है, बल्कि इसने खुद ही यहाँ पर उसे बुलाया है। फर्स्ट यंग मास्टर से बता रहा था कि कैसे यहाँ पर ब्लड हैंड का एक बाजू काट गया, वो किसी ऐसे मास्टर के साथ फाइट करके आया जिसके बारे में दुनिया को नहीं पता, वो एक बहुत ही पावरफुल मास्टर था। तो ये बात सुनने के बाद स्वर्ड एम्परर से कहता है कि मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि हमारे म्यूजियम के अंदर कोई ऐसा पावरफुल मास्टर है जिसके बारे में मैं नहीं जानता। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि हम किसी ऐसे मास्टर के बारे में जानते ना हो, क्योंकि यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई मास्टर एग्जिस्ट करता है तो वो सेंट्रल प्लेन्स के लिए यानी कि हमारे प्लान्स के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। साथ ही वो कहता है कि ऐसा तो नहीं है कि वो डिमोनिक पास सिंडिकेट का कोई बहुत ही पावरफुल एल्डर हो। तो हमारा फर्स्ट यंग मास्टर से कहता है अगर वो डिमोनिक पास सिंडिकेट से होता तो तुम्हें लगता है कि नादरन ब्लेड एसोसिएशन वाले उनके ऊपर अटैक करके उनको बुरी मात दे सकते थे। मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर उनके सिंडिकेट से था, मुझे लगता है कि वो यहाँ पर किसी और ग्रुप से हो सकता है। तो स्वर्ण एम्परर से कहते हैं तो फिर तुम यहाँ पर ये कह रहे हो कि वो किसी अननोन ग्रुप से हो सकता है या फिर कोई अननोन पावर है जो कि इस वक्त सेंट्रल प्लेन्स में है, तो फिर भी यहाँ पर हमारे प्लान को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। तो फर्स्ट यंग मास्टर से कहता है इसी वजह से मैंने यहाँ पर आपको समन किया है कि क्या आप यहाँ पर इस मसले में हमारी मदद करेंगे। तो स्वर्ण एम्परर से कहता है कि हालांकि मैं बुढ़ा हो चुका हूँ लेकिन
लेकिन फिर भी यहाँ पर क्योंकि मैं हिवनली एम्परर पैलेस का ही एक मास्टर हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं यहाँ पर हिवनली एम्परर पैलेस के लिए उसके सेंट्रल प्लेन में जो प्लान है उन सभी के लिए मदद दूं और मेरा योगदान इस सब में तुम्हारे साथ होगा। फर्स्ट जंग मास्टर से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब आप जा सकते हैं। तो स्वर्ड एम्परर जो होता है वहां पर से बाहर निकलता है और बाहर आने के बाद वो कहता है मुझे लगता है कि सेंट्रल प्लेन्स में इस तरह का एक पावरफुल मास्टर है तो बहुत ही जल्दी यहाँ पर हालात बदलने वाले हैं। और साथ ही वो एक मास्टर को बुलाता है और कहता है कि डेथ फ्लो स्वर्ड, क्या तुम यहीं पर हो? तो वो उसके सामने अपीयर होता है और कहता है जी मास्टर, क्या आपने मुझे बुलाया? तो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर इस ग्रैंड मास्टर के बारे में तुमसे जानना चाहता हूँ, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? तो डेथ फ्लो स्वर्ड उसे कहता है कि सर क्या आप क्या जानना चाहते हैं? तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर ये जानना चाहता हूँ कि तुम उसके बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि मुझे वो खतरनाक लगता है। हालांकि हमारे हिवनली एम्परर पैलेस के जो हमारे हिवनली एम्परर हैं उसका पर्सनल डिसाइपल है, उसका फर्स्ट जंग मास्टर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो यहाँ पर अपनी फुल पावर हमारे सामने शो करवा रहा है। हालांकि वो हर वक्त मुस्कुराता रहता है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट के पीछे एक डेविल छुपा है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर और बहुत ज्यादा पावरफुल है। और मुझे अभी तक यहाँ पर उसकी ट्रू स्ट्रेंथ के बारे में कुछ भी नहीं पता, और मुझे लगता है कि उसकी ट्रू स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ पर स्वर्ड एम्परर या फिर बाकी के पांचवें एम्परर से भी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। तो वो डेथ फ्लो स्वर्ड से कहता है कि क्या तुम्हारे पास इतने स्किल्स हैं कि तुम यहाँ पर अपने आप को छुपाकर उसका पीछा कर सको, यहाँ पर उसके ऊपर नजर रख सको? तो डेथ फ्लो स्वर्ड से कहता है कि सर मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसके ऊपर नजर रख सकूं बिना उसकी नजर में आए। तो वो उसे कहते हैं कि हाँ मैं यहाँ पर ये काम तुम्हारे ऊपर सौंपता हूँ, तुम्हें उसके ऊपर नजर रखनी होगी, सारी इन्फॉर्मेशन मुझे आकर देनी होगी कि वो क्या क्या करता है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें लोजैंग की गलियों का दिखाया जाता है, जहां पर एक वाटरमेलन बेचने वाला एक आम सा जो मजदूर होता है, एक आम सा जो शॉपकीपर होता है, उसे मार पड़ी होती है क्योंकि वहां पर कुछ गुंडे जो होते हैं उसके पास है टोल टैक्स लेने के लिए आते हैं और साथ ही वो उसका सामान भी तोड़ देता है। बुढ़ा आदमी ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो एक उसे कहता है क्या तुम्हें पता भी है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर ठीक तरह से काउंटिंग नहीं कर सकते? तो बुढ़ा आदमी उसे कहता है कि सर मैंने यहाँ पर ठीक तरह से काउंटिंग की है, आपने यहाँ पर मुझे एक नियांग दिया था और एक नियांग में से 3 जियांगशी मैंने यहाँ पर काट ली एक वाटरमेलन की प्राइस और बाकी 7 आपको वापस दे दिए। तो वो कहता है बेवकूफ कहीं के, लगता है कि तुम्हें यहाँ पर ठीक तरह से समझाना पड़ेगा। और इसी के साथ वो बुढ़े आदमी से कहता है कि तुम्हारी मैथ बहुत ज्यादा खराब है, लगता है कि तुम पहली बार यहाँ पर इस बाजार की गलियों में आए हो, यहाँ पर इन गलियों के ऊपर थंडर ब्रदर्स का राज चलता है, यानी हमारा राज है। और अगर तुम्हें यहाँ पर अपनी रेडी यहाँ पर लगानी है तो फिर तुम्हें हमें प्रोटेक्शन फीस देनी होगी। अगर मैंने तुम्हें 1 नियांग दिया है तो उसके साथ 9 और नियांग तुम्हें मुझे वापस देने होंगे, यानी कि टोटल तुम्हें यहाँ पर 10 नियांग हमें देने हैं। ये तुम्हारी प्रोटेक्शन फी होने वाली है और उसके बाद तुम यहाँ पर मजे से अपना कारोबार कर सकते हो। तो बुढ़ा आदमी से कहता है लेकिन सर ये तो गलत है, मैं यहाँ पर अपने पास आपको प्रोटेक्शन फी क्यों दूंगा, जबकि यहाँ पर लोजैंग के अंदर हम लोग खुलेआम जहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं। जबकि गुंडा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि बुढ़े खूसट कहीं के, लगता है कि तुम्हारा दिमाग सठिया क्या है, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा तभी तुम्हें मेरी बात की समझ आएगी। जब किसी के साथ ही हमारा मैट डीमन वहां पर से निकल पड़ता है और कहता है कि नहीं हमें यहाँ पर बिल्कुल समझ नहीं आई। और इसी के साथ ही वो उसकी तरफ देखता है और कहता है कि अब तुम कौन हो कमीने कहीं के, बीच में अपनी टांग क्यों अड़ा रहे हो? लेकिन इसी के साथ वहां मैट डीमन उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है और एक ही पंच के साथ वो लड़का ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है, जबकि दूसरा घबराकर उसे कहता है कि तुम कौन हो, तुमने यहाँ पर हिम्मत कैसे की थंडर ब्रदर्स के ऊपर अटैक करने की? तो इसी के साथ ही हमारा मैट डीमन ऊपर की तरफ जंप करता है और उसे कहता है कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है क्योंकि तुम भी तो यहाँ पर मार ही खाने वाले। और वो आगे बढ़कर उसे भी एक जबरदस्त पंच मारता है और एक ही पंच के साथ उसे वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिराता है, वो वहीं पर गिरकर मर जाता है। तो उन दोनों को मार डालता है। तो बुढ़ा आदमी से कहता है कि यंग मास्टर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 113 का एंड करेंगे। तो फाइनली हमारा मैट डीमन जो है अपनी वाइफ जीजुन को बचाने के लिए ग्रेट मर्चेंट टावर के बाहर पहुंच चुका है। तो क्या वो अंदर भी जाएगा, क्योंकि अभी तक उसे यहाँ पर पता नहीं है कि उसकी जीजुन है कहाँ पर।